आज का हमारा टॉपिक है मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आनुवंशिकता में मैंडल के द्वारा दिए गए नियम। जैसा कि हमने मैंडल के जो पूर्व वीडियोस पढ़े थे उसमें मैंडल के बारे में जो हमने पढ़ा है कि जो मैंडल के जो कार्य थे उन कार्यों को लंबे समय तक उनके प्रति अवहेलना रही और लगभग मैंडल के लगभग 35 डेथ के बाद 35 वर्षों तक उसके कार्य का किसी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। उसके निष्कर्षों पर उसके बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या कारण थे। उस वक्त ही डार्विनवाद चल रहा था और उस वक्त ही जो साइंटिस्ट है जो मैंडल की जो रिसर्च थी उसमें उन्होंने जो स्टैटिक्स और मैथ्स का जो यूज़ किया था सांख्यिकी और गणित का, तो उसके कार्य को वो साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। और इसके अलावा जो मैंडल की जो रिसर्च थी वो किसी भी हाई पब्लिकेशंस के अंदर उच्च रूप में उसका प्रकाशन नहीं हो पाया था। लेकिन हमने देखा कि जो लगभग उसके 35 वर्षों के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैंडल की जो वर्क किए हुए कार्य थे उसको वापस रीडिस्कवर किया। और रीडिस्कवर करने के बाद लगभग कार्ल कॉरेंस ने मैंडल के जो कार्य थे उसके कंक्लूज़न निकाले, उसके एक्सपेरिमेंट के और उसके नियमों को, उसके किए हुए कार्यों के कुछ नियम के रूप में उन्हें परिवर्तित किया। सबसे पहला जो आता है यहाँ पर जो नियम आता है फर्स्ट लॉ, जिसे हम यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहते हैं, जिसमें जिस भी जीन के अंदर जो सेट या युग्म विकल्प पाया जाता है वह डोमिनेंट कंडीशंस के अंदर होना चाहिए। और सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, या जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, जिसमें जो युग्मकों की जो शुद्धता होती है, जैसे गैमेट्स जो है वो प्योरली रहते हैं, साथ साथ रहते हुए भी वो एक दूसरे को कंटेमिनेटेड नहीं कहते हैं, एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। इस नियम को हम यहाँ पर गैमेट्स की प्योरिटी का नियम यहाँ पर कहते हैं। और थर्ड लॉ जो उन्होंने दिया था वो था स्वतंत्र अपयोग का नियम, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहलाता है। सबसे पहले हम पहले नियम के बारे में यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो जो नियम मैंडल ने पहला नियम दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंट यानी प्रभाविता का नियम, हमने जो पढ़ा था कि जो प्लांट होता है जैसे लॉन्ग प्लांट है, तो लॉन्ग प्लांट जो क्या है ये कैसा है, डोमिनेंट है यानी प्रभावी है। और जो शॉर्ट प्लांट है यानी जो छोटा प्लांट है, छोटा पादप है, जिसे स्मॉल टीटी जेनेटिक इसके अंदर देखें तो ये स्मॉल टीटी के अंदर उसके अंदर जीनोटाइप पाया जाता है। और ये जो प्लांट होता है ये रिसेसिव यानी अप्रभावी होता है। इसके अंदर पाए जाने वाला जो जीन्स होते हैं युग्म विकल्पी वो अप्रभावी होते हैं। सेल्फ है तब प्रभावी होते हैं, लेकिन किसी भी डोमिनेंट के होने पर ये अपने कैरेक्टर्स को ये प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो जब इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर जो डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट युग्म विकल्पी है, केवल वे ही अपने लक्षण को प्रकट होने देता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी की कैरेक्टर्स को शो नहीं करने देता, और यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट रहता है यानी प्रभावी रहता है। और ये जेनेटिकली हमें प्रूफ होता है, लेकिन अगर आनुवंशिक रूप से हमें प्रूफ नहीं होता तो ये जो प्लांट होते हैं वो केवल लॉन्ग प्लांट ही हमें देखने को मिलते हैं, लंबे पादप ही हमें F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त होते हैं। तो ये जो पहला नियम है इसको हम इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंट का नियम कहते हैं। इसे कॉरेंस ने इस आधार पर कुछ प्रयोग किए थे, और जैसे जो जिया मेज़ है यानी मक्के के बीज के अंदर जो है
जो सीड कैसा होता है, जो वेल डेवलप होता है, और उसका जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म युक्त होता है, और उसके जो सीड कैसे होते हैं, स्टार्च युक्त, उसके अंदर स्टार्च मात्रा में पाया जाता है। और जो कार्टिलेडन्स होती हैं, बीजावरण जो होता है वो कैसा होता है, रंगीन, कलरफुल होना। ये कैसे कैरेक्टर्स को शो करते हैं, यानी डोमिनेंट यानी प्रभावी। जबकि जो मक्का के जो अप्रभावी लक्षण होंगे उसके अंदर, और जो सीड होंगे उसके अंदर अप्रभावी लक्षण के अंदर, जैसे उसका जो भ्रूणपोष है, उस भ्रूणपोष का एंडोस्पर्म का सिकुड़ा हुआ होना, या बीज में शर्करा का प्रेजेंट होना, वह बीजावरण का रंगहीन होना, ये एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर्स को शो करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमेशा प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देते। इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसका इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकता के अंदर इसका उपयोग किया गया। जैसे जो जीव होते हैं, जैसे जीव में या प्लांट में अनेक घातक जीन्स होते हैं, वो अपना प्रभाव अप्रभावी जीन्स के कारण दिखा नहीं पाते। मतलब जितनी भी डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ का अप्रभावी जो एलील्स होता है, उस अप्रभावी एलील्स के कारण वो डिजीज़ कैरेक्टर्स के अंदर शो नहीं हो पाती है, चाहे उसका जो जीन्स है वो ह्यूमन बॉडी में या प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो भी यहाँ पर। तो इस कारण डोमिनेंट जीन के कारण वो घातक जीन अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाता। जैसे ह्यूमन बीइंग है, मानव के अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस है, अंधेपन की जो रोग है वो है। इसके अलावा डायबिटीज़ है, शुगर मधुमेह रोग है। इसके अलावा जो जैसे हीमोफिलिया है, ये सब हैं जो ये रिसेसिव जीन्स होते हैं जो कि डोमिनेंट नहीं हो पाते, डोमिनेंट जीन के कारण अपना इफ़ेक्ट प्रकट नहीं कर पाते। इसलिए आपको ये टॉपिक यहाँ समझ में आ गया कि जब डोमिनेंट जीन जो होता है प्रेजेंट होता है तो रिसेसिव कैरेक्टर्स या जीन्स को अपने लक्षणों को प्रकट नहीं होने देता। ये एक प्रकार का यहाँ पर हमारे पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर बॉडी के अंदर शो करते हैं। दूसरा जो नियम आता है वो लो ऑफ सेग्रीगेशन या लो ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। जैसे अंदर इसी एक उदाहरण से भी हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी ये गैमेट्स हैं किसी एक जीन के, जिसके अंदर जो प्लांट के अंदर लंबेपन को प्रभावित करते हैं, और स्मॉल टी ये छोटेपन को। या अगर इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है। तो अब हमारा यहाँ पर जो टॉपिक आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखिए यहाँ पर जो है F1 जनरेशन हुई है उसमें जो हेटेरोजाइगोस हमें प्राप्त हुआ युग्म विकल्पी, इसके अंदर जो दोनों ही जीन्स है वो दोनों ही युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते, यानी कि गैमेट्स अपनी प्योरिटी को बनाए रहते हैं साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को इफ़ेक्ट ना करना। जैसे इसमें यहाँ पर कहा गया है कंट्रास्टिंग जीन जो होती है वो एक दूसरे के कंटेमिनेट यानी एक दूसरे को संदूषित नहीं करती है, और गैमेट्स के निर्माण के समय ये सेपरेट होकर F2 जनरेशन में अपने इफ़ेक्ट को वापस शो करते हैं। अब हम यहाँ पर F2 जनरेशन देखें तो जो F1 के जो गैमेट्स थे उन F1 गैमेट्स का फ्यूज़न कराया, और फ्यूज़न कराने के बाद ये देखिए रिज़ल्ट के तौर पर यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अगर हम यहाँ पर इसका जीनोटाइप देखें तो 1:2:1, यानी कि एक लॉन्ग, 2 हाइब्रिड और एक शॉर्ट। यहाँ पर हमें 3 वैरायटी है, तो तीनों ने ही अपने लक्षणों को यहाँ पर शो कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिड है उसमें टी डोमिनेंट होने के कारण ये अपने को लॉन्ग ही प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें फिनोटाइप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। जेनेटिकली स्ट्रक्चर नहीं है, ये फिनोटाइप स्ट्रक्चर है, यानी लक्षणानुगत प्रारूप हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये है कि डोमिनेंट या रिसेसिव जीन्स जो भी हैं वो साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे पर
परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। और इस प्रकार एक जीन के दो एलील्स या युग्म विकल्पी विपरीत लक्षणों पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते। और जैसे ही इनको वापस जनरेशन को ग्रो करने का मिलता है, ये फिर से अपने लक्षण को प्रकट कर देते हैं। अगर अब हम तीसरा कैरेक्टर देखें तो यहाँ पर जो तीसरा नियम दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपयोग का नियम, जिसमें यहाँ पर जो दिया गया है कि ये डाई हाइब्रिड हमने जो रेशो कल की वीडियोस के अंदर देखी है, जिसके अंदर दो तरह के लक्षणों को का क्रॉस करवाया जाता है और फिर उनके आनुवंशिक गुणों को देखा जाता है। तो डाई हाइब्रिड टेक्निक्स के द्वारा, जिसमें दो या दो से अधिक विपरीत लक्षण होते हैं, कि जो अगर वंशागति होती है तो इनका संकरण पूर्णतः स्वतंत्र रूप से इनका ट्रांसमिशन होता है। और इसके अंदर जो प्रत्येक गैमेट्स बनते हैं, प्रत्येक जोड़े के जो एलील्स होते हैं, वे न केवल अलग अलग होते हैं बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की युग्म विकल्पियों के साथ स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल से मैंने आपको डाई हाइब्रिड वाली वीडियोस के अंदर, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड वाली वीडियोस के अंदर इसको अच्छी तरह से समझाया है कि देखिए ये गोल पीला और हरा झुर्रीदार। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, इसमें प्रत्येक जोड़े के एलील्स, यानी कि प्रत्येक जोड़े का एलील हो गया, न केवल अलग अलग है बल्कि विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी, यानी कि यहाँ देखिए विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी है, पूरा युग्म विकल्प के साथ स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। अब ये F1 पीढ़ी में साथ साथ हैं, लेकिन F2 पीढ़ी के अंदर ये अपना स्वयं का सेपरेट खुद का कैरेक्टर को शो करते हैं, लेकिन डोमिनेंट कंडीशंस के अंदर उस डोमिनेंट कैरेक्टर्स को ही ये शो करते हैं। तो यहाँ पर इसको शो हो जाता है। तो हम इसको पढ़ चुके हैं, इसमें पीले झुर्रीदार पीले हमें इस तरह के सीड हमें प्राप्त होते हैं और 9:3:3:1 का रेशो हमें प्राप्त होता है। अभी हम देखें कि ये जो संयोजन है या जो रिकॉम्बिनेंट है, ये जो गैमेट्स के स्वतंत्र व्यवहार के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हमने उस डाई हाइब्रिड की वीडियोस के अंदर देखा था कि इसका जो अगर हम जीनोटाइप देखें तो इसके अंदर 1:2:2:4 फिर 1:2:1:2:1, यानी कि 9 के अलग अलग रेशो, फिर 3 के भी अलग अलग जीनोटाइप, और फिर एक हमें हरा झुर्रीदार एक हमें प्राप्त होता है। तो हर एक सिंबल ने अपने अपने कैरेक्टर्स को F2 पीढ़ी के अंदर प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर ये यही कहना चाहता है कि संयोजन या रिकॉम्बिनेंट है, ये युग्मकों के स्वतंत्र व्यवहार के कारण ही होते हैं। अगर अब इसका इम्पोर्टेंस देखा जाए तो इसका क्या महत्व है, तो इसके द्वारा जो हाइब्रिड जनरेशन जो होती है उसमें नए संयोजन और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम पहले से ही ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी बात देखें तो प्लांट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स का समावेश व उनकी हानि लक्षणों को विस्थापित किया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर में देखें तो यहाँ पर जो लीथल जीन्स होती है, उन लीथल जीन्स में वो हानिकारक होती है। तो रिसेसिव कैरेक्टर होने पर वो अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट नहीं कर पाती, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर होने के कारण उनके हानिकारक प्रभाव को भी अप्रभावी कर दिया जाता है इस तरह। और चौथा है डिजीज़ के जो रेजिस्टेंस वैरायटी, जैसे कल्टीवेटेड प्लांट वैरायटी के साथ उसको डेवलप किया जा सकता है। तो जो जीन्स जो डिजीज़ को कॉज कर रही है उसको वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है और उसके आधार पर नई वैरायटीज़ को है वो कल्टीवेट कर दिया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है और फिर उसका विकास किया जाता है। इस तरह हमने आज के इस टॉपिक के अंदर मेंडल के जो 3 नियम हैं उन 3 नियमों को हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। वो 3 नियम अगर हम इसके समरीज देखें तो मेंडल के 3 नियम थे।
पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इन तीनों नियमों को हमने आज के इस टॉपिक के अंदर समझा है, और जिसके अंदर तीनों के अंदर ही फर्स्ट 2 नियम हैं, उसके अंदर हमने लॉन्ग प्लांट और शॉर्ट प्लांट वाला के एक युग्म विकल्पी वाले उदाहरण लिया था, एक कैरेक्टर वाला। जबकि जो स्वतंत्र अपव्यय के है अंदर हमने डाइहाइब्रिड रेशो वाले उदाहरण के द्वारा हमने स्वतंत्र अपव्यय के टॉपिक को या उसके नियम को हमने यहाँ पर समझा है। तो दोनों ही उदाहरण जो आपको वीडियो के अंदर समझाए गए हैं, उन दोनों ही उदाहरणों का आगे हम इस टॉपिक को या मेंडल्स के नियमों को समझने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं।